ओके, सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल जो है वो इनर यूज हुआ है। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन हो, इन हाइब्रिडाइजेशन inner d orbital is used। अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है तो वहां पे हम बोलेंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर कैसे समझेंगे इनर ऑर्बिटल? अगर देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखा था ना, तो डी जो है वो अंदर वाले जहां पे भी है ये, तो वो इनर ऑर्बिटल है, लेफ्ट हैंड साइड वाले डी है। मतलब अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो बस बोल देंगे कि इनर है, या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऑलराइट, सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में if in hybridization आउटर डी मतलब बाहर वाला डी जो है वो यूज हो रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल is used, then we can say that the complex is outer orbital complex। okay, अब outer orbital complex में हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से आते हैं? देखो जो बाहर वाले हैं, ये वाला है ना, सो यहाँ पे आता है sp3d, कभी कभी आता है, और ये भरपूर आता है क्वेश्चन sp3d2 का। डी जो है वो राइट हैंड साइड वाले यूज हो जाए तो फिर उसको बोलेंगे क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इधर वाले यूज हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, ओके, सो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। सॉरी, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल हो गया ना। सो spin pairing process and spin free process, ये भी तो एक तरीके से प्रोसेस था ना। सो स्पिन पेयरिंग प्रोसेस और स्पिन फ्री प्रोसेस, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे स्पिन पेयरिंग प्रोसेस होगा, कहाँ पे स्पिन फ्री। सो इफ अगर हम बात करते हैं कि इफ WFL, या हम ऐसे बोलते हैं कि SFL मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, अगर SFL यूज हो रहा है, कौन से होते हैं तो बताऊंगा अभी। जो सी डोनर एटम होते हैं ना, सी डोनर एटम या एन डोनर एटम, वो सब जो होते हैं वो SFL होती है। लाइक जैसे CO है, ये SFL है। लाइक CN, ये भी SFL है। ओके, लाइक NC, ये भी SFL है। ये लिगेंड्स है ना, याद है ना, भूल गए? याद तो होना चाहिए। ये EN है, ये सब SFL। ठीक है, सो SFL अगर यूज हुए हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तो हम बोल सकते हैं कि वो स्पिन पेयरिंग प्रोसेस होगा। मतलब अगर SFL यूज होते हैं ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। ऑलराइट, so if we talk about spin free process, so अगर WFL यूज हो रहा है, WFL का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि पेयर्ड को अनपेयर्ड करना, नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
get, yeah, unpaired electron को पेयरिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की जगह पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन डज नॉट गेट पेयर्ड। ओके, सो वीक फील्ड लिगेंड्स कितने हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स मतलब जैसे हैलोजन है ना, जैसे हैलोजन डोनर एटम होते हैं, हैलोजन डोनर एटम मतलब अपार्ट फ्रॉम SFL सारे वीक फील्ड लिगेंड्स हो जाएंगे। हैलोजन एटम जो है, हैलोजन डोनर एटम की बात करते हैं, जैसे मान लो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब जो है वो, इतनी बात तुम लोगों को पता चली क्या? स्पिन पेयरिंग प्रोसेस, स्पिन फ्री प्रोसेस, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। ऑलराइट, क्लियर? तो ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना था, ये सारी चीजें आपने देखी। आगे बढ़ा जाए। अरे बच्चे लोग, डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर। Yes, sir. So take an example of how to find hybridization, inner orbital, outer orbital। ये सब हम लोग एक एग्जाम्पल के इसमें देखते हैं। सो एग्जाम्पल करने से पहले एक बात याद कर लो, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे ये है साइंस टीचर, वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं क्यों। अच्छा, these are the D block elements 3D series and the atomic number is 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. These are the basic elements who form complex compound, to form coordination compound. Okay, so what is the hybridization? Yeah, what is the outermost electronic configuration of these elements? So if we talk about the 3D series, so 3D series start from 4s to 3d1. Okay, and end by 4s to 3d10. Okay, right. So if we talk about titanium, it is 4s to 3d2, vanadium 4s to 3d3, chromium is the exception, so 4s1 3d5. Okay, so here 4s2 3d5, here 4s2 3d6, 4s2 3d7. These are the outermost electronic configuration, which is very most important. Okay, so 4s2 3d8, and finally in copper 4s1 3d10. These are the outermost electronic configuration of 3D series, which is more important to find the hybridization. Okay, so everyone please note down. All right, so let's do an example. So example is K4FeCN6. All right, so think about it. What is the hybridization of K4FeCN6? Okay, so देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। What is the oxidation state of Fe in this compound? +2.
+2, वेरी गुड। ठीक है, सो यहाँ पे +2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट Fe का outermost electronic configuration this 4s2 3d6। अगर 4s2 3d6 आ गया है, सो हम लोग यहाँ पे Fe नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे Fe2 प्लस प्रेजेंट है, सो वी रिमूव 2 electron from the outermost cell. 4s2 is the outermost cell, so यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 4s2 0 हो गया और 3d6 आ गया। Alright, so if we form Fe plus 2 is 3d6 4s0, उसके बाद जो आएगा 4p0, ऐसे ही आता जाएगा 0 0 0। लिखना कंपलसरी नहीं है कि मतलब 0 वाला भी लिखो, अगर लिखना है तो। d orbital contains 5 box, s orbital 1 and p orbital contains 3 orbital. Okay, so d orbital contains 5 p dxy dyz dzx dx square minus y square and dz square. All right, okay, now we move on next step। 3d6 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करो, so 1 2 1 1 इलेक्ट्रॉन पहले और फिर उसके बाद जो है वो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, so 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पर तो 0, यहाँ पर 0। अब टेक अ लुक, Cn is the strong field against साइनाइड जो है वो SFL का काम करता है, देखते रहना, SFL का काम करेगा, तो अगर SFL का काम करेगा तो पेयरिंग कर देगा, यस, बट ऑब्वियस सी बात है वो पेयरिंग कर देगा, तो यहाँ पे जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं वो सब पेयर्ड हो जाएंगे। हाँ हाँ भाई, क्या क्या मैं बोलूं, पेयर्ड हो जाएंगे। अच्छा कैसे, देखना, यहाँ पे तो पेयर्ड थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड थे, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ खिसक के आ गया, तो ये पेयर्ड हो गया, इसका यहाँ पे आ गया, ये दोनों यहाँ पे आ गए, आ गया, यस। ये किसकी वजह से हुआ है बच्चा, ड्यू टू SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से हुआ है। अच्छा, अब ध्यान देना, अब हाइब्रिडाइजेशन आने जा रहा है, जितनी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि Cn जो है वो मोनोडेंटेड है, एक Cn सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो Cn इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो ये Cn को रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह उसको एकोमोडेट करनी पड़ेगी, तो कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे खाली बॉक्स है ना वहां पे रखेंगे। तो खाली बॉक्स तो हमें दिख नहीं रहे, अरे ये वाला दिख नहीं रहा है क्या, एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे, कितने हैं 6, इधर भी, इधर भी, इधर भी, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 जगह हो गई ना, 6 वैकेंट जगह चाहिए थी क्योंकि Cn को एकोमोडेट करना था। फिर सर क्या करेंगे, फिर क्या, ये जो है वो 3d6 का यूज हुआ है, ये 4s का यूज हुआ है, ये 4p का यूज हुआ है, जैसे जैसे यूज हुआ है ना वैसे वैसे लिख दो। सो हाइब्रिडाइजेशन इज, d के कितने यूज हुए हैं 2, s के कितने यूज हुए हैं 1, p के कितने यूज, सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, d2sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। फिर से देखो, d के कितने बॉक्स यूज हुए हैं 2, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो देखना, d के कितने बॉक्स यूज हुए हैं 2, s के 1, p के 3, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अरे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद इसकी ज्योमेट्री भी तो बता दो, अरे हम लोगों ने ज्योमेट्री तो पढ़ी थी, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। अच्छा,
चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, geometry is always same, that is octahedral, right? Okay. फिर उसके बाद एक और, क्या एक चीज बताओ, स्पिन फ्री प्रोसेस है कि स्पिन पेयरिंग प्रोसेस है? स्पिन पेयरिंग। स्पिन पेयरिंग प्रोसेस है। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है? इनर ऑर्बिटल। क्या मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। हमारा देखते हैं लास्ट वाला, ये नहीं देखते, ठीक है? सो इट इज डायमैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी क्या? कुछ नहीं आएगी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी। वीबीटी से हम लोग ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का करोगे क्या तुम लोग? सॉरी, WFL का एक बार चेक करो। WFL का करना, यही दे देते हैं, K4FeCl6। चलो फटाफट करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। sp3d2। आ गया भाई? यहाँ पे भी Fe जो है वो +2 में ही रहेगा, तो Fe4s2 3d6 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 4s0 3d6। ओके, अब हम बात करते हैं 4s0 3d6 आया और WFL है, कोई भी ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे D है, फिर उसके बाद S है, फिर उसके बाद P है, और फिर उसके बाद D भी होता है अगर यूज में आए तो। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। So this is 3d6, 4s0, 4p0, ओके, 4d0, ये सब 0 0 है। जहां पे मतलब लिगेंड्स को फिल करना होगा ना, वहां पे फिल करेंगे, इसीलिए वैकेंट दिया हुआ है। ओके, सो कितने 3d6 में 1 2 3 4 5 और 6। चूंकि Cl जो है वो WFL है, तो कोई पेयरिंग करने की जरूरत नहीं करेगा। जो भी पेयरिंग करने की जरूरत करेगा तो उसको हायर एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो क्यों करेगा? सोचेगा अपने को क्या, है ना? सो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ऑलराइट, सो इधर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड आउट करने की तरफ है। 1 2 1 2 3 4। ओके ओके ओके, कितनी जगह चाहिए अपने को? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? So coordination number is 6. So 6 vacant spaces अपने को चाहिए। ठीक है, ले लो। कहाँ कहाँ है? ये है 1 2 3 4 5 6। बाकी सबको छोड़ दो, जो भी वैकेंट है ना उसको छोड़ ही दो। हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आ गया। D, सॉरी, ये sp3d2,
ऑलराइट, सारे बच्चों का आया था हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 sp3d2 yes sp3d2 okay alright. So what is type of complex? This is inner orbital or outer? Outer. Oh, wow. This is outer orbital complex. Geometry? Octahedral. अरे वाह, बोल लिया आज, सोचे कि शाम हो जाएगी। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर बताओ कोई। Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। डाइपोल मोमेंट होगा क्या कुछ? √24 हाँ सर, अंडर रूट n+2। तो n जो है वो कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4+2 ठीक है, 4+2 6, तो और 6 4 जा, बोलो 24 और इतना आंसर आएगा इसका अप्रोक्सीमेट। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, सो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। बस वो वाला ऑप्शन टिक कर देना। देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, जब भी कभी भी ऐसी बात आए कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, तो एक ट्रिक का यूज करना। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसके बराबर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा। जैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग दिया होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट समथिंग। पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़े। So let's move forward. CFT के बारे में हम लोग देखेंगे। CFT, what is CFT? CFT is crystal field theory, ठीक है ना? उसका क्या? CFT से हम लोग स्प्लिटिंग दिखा सकते हैं। स्प्लिटिंग, देखो स्प्लिटिंग कैसे होती है। So CFT जो होता है वो किन के लिए होता है, पहले तो ये बात कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स हो CFT, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी CFT होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वहां पे CFT होगी। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है सो वहां पे CFT होगी। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इन्हीं केस में होगा, स्क्वायर प्लेनर के केस में नहीं हम बोल सकते। सो दिस इज द कंडीशन। ऑलराइट, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखते हैं। CFT ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है, कैसे वर्क करती है CFT, वो देखिए। देखो एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों का होगा कि नहीं होगा? जैसे K4 Fe6 है, तो चाहे इनर ऑर्बिटल हो चाहे आउटर ऑर्बिटल हो, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही होगा स्ट्रक्चर, चाहे sp3d2 हो चाहे D2sp3, ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही होगा। चलो ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो लिगेंड्स होता है वो भी निगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम के पास कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उन इलेक्ट्रॉन और जो Cn है उनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन। क्यों? अरे निगेटिव निगेटिव रिपल्स। ओके, सो निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा तो ये एक मतलब ब्रेक हो जाते हैं। कैसे ब्रेक होते हैं सर? हवा में मत बताओ, यहाँ पे ड्रॉ करो।
ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। देयर आर 5d ऑर्बिटल, ठीक है 5d ऑर्बिटल्स तो पता है कौन कौन से, dxy, dyz, dzx and dx square minus y square and last one is dz square। इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा। जब लिगेंड्स इसकी तरफ अप्रोच करता है, भाई लिगेंड्स जो है वो एक्सिस के लॉन्ग चलता है, लिगेंड Cn है, इसकी तरफ अप्रोच करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सब, तो इलेक्ट्रॉन और Cn के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉन अगर Cn के बीच में रिपल्सन होगा तो ये सब जो हो जाते हैं उनकी डिजनरेसी ब्रेक हो जाती है। ये क्या सेम एनर्जी के हैं तो इसको बोलेंगे क्या, डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बच्चे लोग, डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम उसमें होंगे ना, सेम एनर्जी लेवल पे, तो उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। चलो लिगेंड्स आ गया, और लिगेंड्स आते ही उसने अटैक करना चालू कर दिया। अटैक करने का मतलब ऐसा है, एज सच उसने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। जब लिगेंड्स उसकी तरफ जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएंगे ना दो पार्ट में। हाँ, दो पार्ट में अगर ब्रेक हो गए कुछ ऊपर पहुंच जाएंगे और कुछ जो होंगे वो नीचे पहुंच जाएंगे। कुछ ऊपर कैसे भाई, जो लिगेंड्स की डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन की डायरेक्शन में जो आ रहा है वो तो कुछ नहीं जाएगा ना, तो जो लिगेंड्स की डायरेक्शन में आ रहा है ना, सो वो ऊपर पहुंच जाएगा। और लिगेंड्स की डायरेक्शन में कौन कौन आते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। सो लिगेंड्स की डायरेक्शन में दो आते हैं, कौन कौन से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दो आते हैं। और लिगेंड्स की डायरेक्शन में जो जो नहीं आते वो dxy, dyz एंड dzx, ये सब लिगेंड्स के डायरेक्शन में नहीं आए तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यस, तो यही होता है। क्यों ये लिगेंड्स के डायरेक्शन में आते हैं, ये एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। याद है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर, सर याद तो नहीं है लेकिन आप कह रहे हो तो याद कर लेंगे, तो बता देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। ये है, ये देखो इनके लोब्स जो हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सदियों पुरानी बात है ना। तो ये x है, ये y है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला जो है ना लोब्स उनकी ऑन द एक्सिस है। अच्छा, ऑन द एक्सिस है, हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ऑन द एक्सिस है। तो लिगेंड्स हमेशा एक्सिस के लॉन्ग चलता है और वो ब्रेक हो जाते हैं, वो ऊपर पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे, और ये लोअर एनर्जी लेवल पे। हायर एनर्जी लेवल वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल वाले जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और इनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोलेंगे CFSE। CFSE मीन्स व्हाट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड ये जो ऑर्बिटल हैं वो एक नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ये होते हैं इजी ऑर्बिटल, डबली जनरेटेड, एंड ये ऑर्बिटल होते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या होते हैं, T2G ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल K4Fe6 का एग्जांपल हम इसमें दिखाते हैं, देखना ये स्प्लिटिंग हो गई पूरी तरीके से। अब एनर्जी की बात करते हैं, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी यहाँ पे 3/5 कितना हो गया, 3/5 कितना हो गया, 0.6, और इसकी एनर्जी माइनस की 2/5,
0.4 minus. Okay, okay, okay. Is it clear to everyone? चलो, अब K4 Fe(CN6) है तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाला था कि K4 Fe(CN6) कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे, सॉरी यस, K4 Fe(CN6) में इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे, 3d6 आया था। D में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर, 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन फिल कर ली। अब कुछ हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गए, कुछ लोअर एनर्जी लेवल में पहुंच गए, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। Cn इज SFL, तो पहले नीचे वाले पूरे भरे जाएंगे, नीचे वाले पूरे भरे जाएंगे और बाद में बचे तो ऊपर वाले भरे जाएंगे। पहले लोअर एनर्जी, हंट्स क्या कह गए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फिल द लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स देन हायर एनर्जी लेवल, तो हायर के लिए बचे ही नहीं। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G6 Eg0, T2G6 Eg0, ये हो गई उसका आउटर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT। देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, Eg में कितने हैं, 0। तो बस ये Eg लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 0 है तो नहीं लिख। बच्चे लोग, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. सो एक और देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT भी बोल सकते हैं, CFS भी बोल सकते हैं। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑलराइट। सो CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग CFT की बात करते हैं तो कैसे करेंगे देखना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट मतलब सर, तो जस्ट अपोजिट का मतलब है जो इसमें वीक फील्ड लिगेंड्स होते थे ना, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता था, पहले बता देते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा है, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर फाइव है ना। सो दिस वन इज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और ये सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे। जस्ट होल्ड अ सेकंड।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर dxy dyz dzx and dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो है ना एक्सिस के अलोंग नहीं चलता, किसके अलोंग चलता है? बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस मतलब जैसे dxy है ना, dxy का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे होते हैं, ऐसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो dyz की अगर बात करें तो yz भी ऐसे ही होगा, लेकिन एक्सेस चेंज हो जाएंगे, ये वाली मान लिया y और ये वाली z, तो पता है ना एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो dzx ऐसा स्ट्रक्चर इसका है। ये सारे के सारे जो है ना इनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं, तुम्हें दिख रहे हैं क्या? बिटवीन द एक्सिस लोब्स हैं, दिख रहे हैं क्या? यस सर। है ना, तो बिटवीन द एक्सिस है, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के बीच में। तो जो भी लिगेंड्स आएगा तो वो एक्सिस के अलोंग नहीं जाएगा, अब बिटवीन द एक्सिस आएगा। अब बिटवीन द एक्सिस वाले जो हैं वो हायर रिपल्सन क्रिएट करेंगे, हायर रिपल हो जाएंगे और वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। 1 2 ऐसे, मतलब वहां पे तो 2 ऊपर थे, यहाँ पे तो आप 3 ऊपर लिखे हो। यस, ये 3 जो है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, बिटवीन द एक्सिस, dyz and dzx, and here is dx square minus y square and dz square. So इधर T2G 3 ऑर्बिटल है तो 3 T से 3 triply generated, and here is doubly generated. Okay, so ये हो गया, और इनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोलेंगे क्या? CFSE। इसको हम डेल टी के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल टी मींस व्हाट? CFSE, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी देखो ये प्लस है, ये माइनस है, लिखने का एनर्जी लिखने के तरीका याद ना रहा तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 हैं सो इधर 2, और इधर पूरे कितने हैं? 5, 2/5, और यहाँ पे इधर कितना? इधर कितने हैं? 3, अपोजिट लिखो 3/5, तो इधर जो है वो 0.4, इधर माइनस का 0.6। आ गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये मेन पोर्शन था किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो जैसे प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, वो कैंसर कॉजिंग मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसका नाम क्या है? सिस्प्लैटिन। क्या नाम है? सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन मतलब प्लैटिन का सिस स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। ओके, ना दिख रहा हो तो आप लोग जूम कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पहला वाला क्वेश्चन ही करते हैं, जल्दी जल्दी करें। बी है इसका। तुमने किया हुआ है ना? यस सर। सो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं, चलो बाकी लोग सॉल्व करते रहे। देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है COCl3 6NH3, और इधर 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 CO मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहला जो है वो COCl3 6NH3, तो CONH3 अंदर ही रखने हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्यादा नहीं बना सकता है।
और यहाँ पे NH3 बाहर, सॉरी यहाँ पे कितने Cl बाहर चले गए, 3 Cl बाहर चले गए। दूसरा NH3 को हम पूरा को पूरा अंदर रखें, NH3 is 5 and Cl, और यहाँ पे Cl2 है। CO NH3 4 और इधर कितना Cl2, और इधर कितना हो जाएगा, कितने Cl बाहर आएंगे, 1 Cl। अब देखो जितने भी Cl जो हैं वो बाहर हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी Cl बाहर हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जल्दी करें। जितने भी Cl बाहर हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ए फर्स्ट वाले में कितने Cl बाहर हैं, सेकेंड वाले में देखो और आंसर टिक करो जल्दी। तो B। है ना? यस। देखो 3 AgCl यहाँ पे है, फिर 2 AgCl और फिर ये। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करें। C। क्वेश्चन नंबर सेकंड का C ऑप्शन। चलो तो ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोबाल्ट 3 मतलब कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह वगैरह। बोला गया है कि विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब Cl किसमें बाहर नहीं होंगे, Cl किसमें बाहर नहीं होंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा है Cl C वाले में बाहर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर देखो बच्चा, NH3 is 3 and Cl3, देखो बाहर कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अपने को कंप्लीट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट करना है। और यहां से बात खत्म होती है कि यहाँ पे Cl3 है, इधर भी 3 है, 6 हो गया, बाहर कुछ नहीं है। तो बाहर कुछ नहीं है तो रिएक्शन बाहर वाली ही चीजें करती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर सेकंड वाले का D पार्ट कैसे लिखेंगे फिर? किसका किसका? सर सेकंड वाले का। डी पार्ट में तो एक Cl बाहर आ जाएगा ना। NH3 को हमें अंदर रखना है, देखना NH3 कितने हैं 4 और Cl2, यहाँ पे तो 6 हो गया, एक Cl और बच गया, तो बाहर है तो वो तो रिएक्शन कर रहा है ना। ओके सर। आगे जल्दी करें। इसमें AgCl का तो 1 मोल होगा, लेकिन ये 0.001 और 0.01 ऐसे कैसे दे रखा है? कौन सा ऑप्शन है? देखो एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml, इतना मोल्स निकाल लो इससे। डाइक्लोरो, देखो इसका IUPAC नेमिंग लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेसिपिटेटेड, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेसिपिटेट होंगे तो उसकी बात कर रहा है। चलो मैं बताता हूँ। देखो डाइक्लोरो एक्वा क्रोमियम, डाइक्लोरो एक्वा क्रोमियम मतलब क्रोमियम है, एक्वा है, डाइक्लोरो है। अब एक्वा कितने हैं वो अभी बात पता चलेगी।
और यहाँ पे क्लोराइड भी है। अब ऐसा स्ट्रक्चर देखो, अब इसमें Cr3+ किसका आएगा, कैसे आएगा? यहाँ पे एक्वा तो मतलब Cr तो मैक्सिमम 6 वाला बनाता है, तो यहाँ पे ये हो गया देखो x + 0 - 2 इज इक्वल टू इधर -1 इधर +1, so +1, so x = 2 + 3। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यही वाला कॉम्प्लेक्स है, यही वाला कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं? मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी इज 0.1 इनटू वॉल्यूम 100, तो 1 मोल आ रहे कि नहीं आ रहे? तो नंबर ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट कितने होंगे, नंबर प्रेसिपिटेट कितने होंगे? तो ये जो होते हैं ना मिलीमोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। अरे मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो मिलीमोल्स हैं तो मोल्स में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर -3 मोल्स। सर सी ऑप्शन। 10 की पावर -3 को हम और क्या लिख सकते हैं? 1/1000 मतलब 0.001। आ गया सी ऑप्शन बच्चे लोग। नेक्स्ट, बी। done? Okay, which of the following exhibit maximum ionic conductivity? Ionic conductivity को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे लोग? आयोनिक कंडक्टिविटी को एक बार मैं बता देता हूँ। सो इफ वी टॉक अबाउट आयोनिक कंडक्टिविटी, सो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो आयोनिक कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ आयंस is directly proportional to the ionic conductivity. नंबर ऑफ आयंस जिसमें किसमें ज्यादा है? इसमें देखो K4 Fe6 में कितने आयंस है बताओ मुझे? हाउ मेनी आयंस? कैसे निकालते हैं? ब्रेक करके निकालते हैं। K4+ और FeCN6 माइनस, तो 4 और इधर ये 4 माइनस और इधर प्लस, मतलब 5 आयंस प्रेजेंट। ऐसे मैथ नहीं यूज करनी है। 4 माइनस का और प्लस का 1 मतलब -3, नहीं ये सब नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे 5 आयंस हो गए। यहाँ पे कितने हैं? Cl3 है ना, तो इधर 1 और इधर 4, इधर 4 हो गए। इधर तो 0 है, इधर कितने हैं? 3 हो गए। अब बताओ किसमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी? जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा। ऑलराइट, सो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग 5 आयंस कैसा है? हाँ 5 आयंस कैसा है? इधर देखो ना, ये क्या है? 4 है ना, और इधर कितना है? मैथ नहीं यूज करनी है। -4 + 1 मतलब -3। ओके, ऑलराइट, ओके, डन। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना, जो ना है सेपरेटली आपसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है GOC, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।